हेलो डियर एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन। आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटी और गवर्नेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। स्टैटिक पार्ट से मुझे लगता है गवर्नर, डिलिमिटेशन कमीशन, सेंसस, वाइस प्रेसिडेंट और पंचायती राज, ये 5 टॉपिक्स हैं जो इस बार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर में अगर देखेंगे तो यूजीसी रेगुलेशन आया था 2026 में। काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ इसके ऊपर, मीडिया में भी काफ़ी चला था, लेकिन वो सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कुछ फैक्चुअल डिटेल्स, जिसने 2012 के यूजीसी रूल्स को रिवाइज़ किया था। मीडिया में जिस तरह ये चल रहा था, तो ऐसा लग रहा था, ये कुछ अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच की बात है, लेकिन इस रेगुलेशन में सारे वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई थी, जिसमें फीमेल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, फिजिकली डिसेबल्ड्स, एससी-एसटी कैंडिडेट्स और ओबीसी के कैंडिडेट्स को भी प्रोटेक्ट करना था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो जिसके वजह से पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने आवाज़ उठाई थी। 2016 में रोहित वेमुला जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उनका डेथ हुआ था। फिर पायल तडवी एक मेडिकल स्टूडेंट थी, उनका डेथ 2019 में हुआ था। पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में कुछ गाइडलाइंस बनाने की बात कही थी, ठीक है? उसके बाद ये कुछ डेवलपमेंट्स देखे गए थे। एग्ज़ाम के लिए और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो हायर एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में किस लिस्ट के अंदर आता है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या रेसिड्यूरी पावर्स? इसका आंसर है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है? इसके अलावा अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात कही जाए या डिस्क्रिमिनेशन इन यूनिवर्सिटीज़ की बात कही जाए ऑन हायर एजुकेशन, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ मैकेनिज़्म्स हैं, जो रिलेवेंट हैं और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, व्हिच इज़ आर्टिकल 14, 15 एंड 21, इक्विटी बिफोर लॉ, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। तो ये 3 आर्टिकल्स मुझे लगता है इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं। एनसीईआरटी की किताब में एक जुडिशरी के ऊपर चैप्टर लाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट घोषित किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं? आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट घोषित कर सकता है, किसी को पनिश कर सकता है। हाई कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 215 के तहत। इसके अलावा लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स क्या हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का ये एक्ट था, जिसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, व्हिच इज़ क्रिमिनल एंड सिविल। अभी रिसेंटली केरला का नाम बदलकर केरलम किया गया है, व्हिच इज़ अ मलयालम वर्ड। और आर्टिकल 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 में ये पावर पार्लियामेंट को दिया गया है दैट इट कैन चेंज द नेम, एरिया और बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। और इस चेंज के लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको पता है आर्टिकल 368 में आता है। तो आर्टिकल 368 को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है अगर नाम, एरिया या बाउंड्री चेंज करना है किसी स्टेट का। स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो ओपिनियन होते हैं, वो नॉन बाइंडिंग होते हैं पार्लियामेंट पे। तो ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं, ये अपने आप में एक सवाल बना सकते हैं। ये जो प्रोसेस था नाम बदलने का, इसमें फर्स्ट स्टेप ये था कि स्टेट लेजिस्लेचर्स ने एक कलेक्टिव डिसीजन लिया और पार्लियामेंट को अप्रोच किया कि हम नाम बदलना चाहते हैं। पार्लियामेंट के ऊपर था कि वो इसे एक्सेप्ट करता या रिजेक्ट करता, ठीक है? तो पार्लियामेंट इज़ नॉट बाइंडिंग अबाउट द ओपिनियंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। और ये नाम बदलने के लिए पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी इज़ सफिशिएंट। स्टेट्स का रीनेमिंग का अगर हिस्ट्री देखें, तो ये एक लिस्ट है जिसमें सभी स्टेट्स का नाम कौन से ईयर में बदला गया था, वो सब कुछ मेंशन्ड है। इसमें आप देख सकते हैं उड़ीसा का जब नाम 2011 में बदला गया था, तो इसके लिए 113th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था। इसका रीज़न ये था कि उड़िया जो लैंग्वेज है, ये हमारे शेड्यूल में मेंशन्ड है और इसको बदलने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था। तो उड़ीसा के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, ये एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा आर्टिकल 3 से ही काम चला लिया गया है, ठीक है? केरला कुंभ और महामाघम महोत्सवम, इसे कुंभ ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है। और भरतपुजा एक रिवर है, इसी के घाट पे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे केरला कुंभ कहते हैं। महामाघम महोत्सवम, ये तमिलनाडु के एक शहर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसका नाम है कुंभकोणम। और इस शहर को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी बोला जाता है। अमृत मित्र महोत्सव, अमृत का मतलब है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन।
इसे 2021 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब ये अर्बन अफेयर्स से रिलेटेड है, तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात हो रही है। ठीक है? तो ये जो महोत्सव बनाया गया है, अमृत मित्र महोत्सव, ये सेलिब्रेट किया गया है फॉर द लीडरशिप ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो वुमेन्स हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके रोल को एप्रिशिएट किया गया है इन स्ट्रेंथनिंग अर्बन वाटर सर्विसेज। अर्बन वाटर सर्विसेज क्या हो सकते हैं? जैसे कि टैप वाटर्स। अमृत 1 और अमृत 2 में कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे। जैसे अमृत 1 जो था, ये बेसिक रिसोर्सेज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहा था, जिसमें कुछ सेलेक्टेड सिटीज को आइडेंटिफाई किया गया था और यहाँ पे लिमिटेड वाटर रीयूज पे फोकस किया गया था। ठीक है? वाटर रीयूज पे फोकस किया गया था। अमृत 2 है, इसमें सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बात कही गई है। सर्कुलर वाटर इकोनॉमी का मतलब है कि जो शहर का पानी है, इसे वेस्ट वाटर को रिसाइकल करके दोबारा शहर के लोग इस्तेमाल करें, और इसमें जितने भी शहर हैं, स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं, उन सबको ये कवर करता है। इससे रिलेटेड, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड 3 और स्कीम्स हैं, जैसे जल जीवन मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन और स्वच्छ भारत मिशन। इन सब का जो अपना फोकस है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ये एक बिल वीबी जी रामजी नाम से आया था, जिसने मनरेगा एक्ट 2005 को रिप्लेस किया है। इन दोनों में 3 बेसिक डिफरेंस जो आपको ध्यान रखना है। जो मनरेगा था, वो डिमांड ड्रिवन था। डिमांड ड्रिवन का मतलब कि इसमें जो बजटरी एलोकेशन था, वो फ्लेक्सिबल था। अगर ज़रूरत पड़ती तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता था। लेकिन वीबी जी रामजी एक सप्लाई ड्रिवन स्कीम है। इसमें जो सप्लाई कर दिया गया, जो एलोकेशन कर दिए गए हैं बजट में, उसी के अंदर जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, वो उसी बजटरी एलोकेशन में होगा। दूसरा डिफरेंस ये है कि मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलता था, लेकिन बीबीजी रामजी के तहत 125 दिन का काम मिलेगा। और थर्ड डिफरेंस ये है कि इसमें 60 दिन का गैप दिया जाएगा इन हार्वेस्टिंग सीजन। तो जब खेती का समय होगा, सीजन होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी और 60 दिन आइडेंटिफाई किए जाएंगे, जिस वक्त एक गैप होगा इस स्कीम में, उतने दिन तक इस स्कीम के तहत जॉब जनरेशन नहीं होगा। स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जिसके तहत स्टेट्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर में सपोर्ट किया जाएगा। तो इसके तहत 2 लाख करोड़ का फंड रिलीज किया जाएगा, और इसमें 50 इयर्स के लिए ये जो लोन है, वो इंटरेस्ट फ्री होगा। इसमें सिर्फ एक लिमिटेशन रखा गया है, व्हिच इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसके तहत ये डिफाइन किया गया है कि जो स्टेट्स लोन लेंगी, उनका जो सीलिंग है, अपर सीलिंग है, वो उनके जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3% होगा। तो कोई भी स्टेट अपने जीएसडीपी के 3% से ज़्यादा का लोन नहीं ले सकता है अंडर दिस स्कीम। स्वयं एक पोर्टल है जिसमें सारे डिजिटल कोर्सेज अवेलेबल होते थे। ठीक है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका नेक्स्ट वेरिएंट स्वयं प्लस रिलीज किया गया है, और इसमें सारे डिजिटल कोर्सेज के साथ साथ अब जो नए ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, इन सब के कोर्सेज भी अवेलेबल होंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आईआईटी मद्रास को नोडल एजेंसी अपॉइंट किया है टू इम्प्लीमेंट स्वयं स्कीम। इसी से रिलेटेड एक और स्कीम है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। इसका भी सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है, और इसका एम है कि एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना, ग्रेजुएट्स को इस काबिल बनाना कि वो एम्प्लॉयबल हो सकें। दो टारगेट्स आप ध्यान में रखेंगे। हायर एजुकेशन में इंडिया का टारगेट है कि 2035 तक 50% का एनरोलमेंट हो, और 2047 तक 65% का हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट रेशियो हो। आफ्स्पा का नाम आपने सुना होगा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इसमें आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दिए गए थे, ताकि वो डिस्टर्ब्ड एरियाज को कंट्रोल कर सकें। और ये स्टार्ट होता है 1958 में विथ एन ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट। तो उस वक्त के राष्ट्रपति ने आर्म्ड फोर्सेस असम एंड मणिपुर एक ऑर्डिनेंस पास किया था, और फिर बाद में उसे 1958 में ही एक्ट बनाकर 7 स्टेट्स में एनफोर्स किया गया था।
और ये 7 स्टेट्स से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। इन 3 स्टेट्स में इसे हटा दिया गया है, लेकिन इन 4 स्टेट्स में है और 1 जम्मू एंड कश्मीर में है। तो टोटल 5 स्टेट्स में अभी आफ्स्पा एनफोर्स्ड है। आप इसको नेमोनिक्स की तरह भी याद कर सकते हैं। असम, अरुणाचल को याद करने के लिए असर, और नागालैंड और मणिपुर को याद करने के लिए नागमणि। तो इस तरह से नागमणि का जो असर है वो जम्मू एंड कश्मीर में दिख रहा है। इस तरह का कुछ नेमोनिक्स आप याद कर सकते हैं बनाकर। ये जो डिक्लेरेशन करने का पावर है, किसी भी स्टेट में किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने का जो पावर है, ये गवर्नर के पास होता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है, जो यूटीज़ का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उनके पास ये होता है पावर। 2 जजमेंट्स थे, एक 1983 का जजमेंट था, उसने ये डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो ये पावर है टू डिफाइन एनी एरिया एज़ अ डिस्टर्ब्ड एरिया, ये आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता है। और इसके लिए टाइम लिमिट जो है वो 1998 के एक जजमेंट में बता दिया गया दैट इसका पीरियोडिक रिवीजन होता रहेगा बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। आज़ादी का अमृत महोत्सव, हम सभी को पता है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ये आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसका जो सेकंड फेज़ है 2.0 है, इसमें पंच प्राण को डिफाइन किया गया है। इसमें 5 वर्टिकल्स बनाए गए हैं और इसमें इंडिया, जो डेवलप्ड इंडिया है, जो आने वाला इंडिया है, नया भारत है, इसमें कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाएगा। इसमें वुमेन एंड चिल्ड्रंस का डेवलपमेंट है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर है, ट्राइबल एम्पावरमेंट है। इसी तरह से आप एक ये प्राण 5 में आप देख रहे हैं, लाइफ़स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ़, ये अपने आप में एक एनवायरनमेंट का टॉपिक है। रिसेंटली अभी किसी एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया है, लाइफ़ किस चीज़ से रिलेटेड है? क्या ये टूरिज़्म में जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज़ हैं, उससे रिलेटेड है, या फिर ये लाइफ़स्टाइल जो हमारा डेली रूटीन है, उसमें एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज़ को अडॉप्ट करने के लिए किया गया है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सब टॉपिक्स के फॉर्म में कहीं न कहीं दिखता है और वो एग्ज़ाम में एज़ अ मेन टॉपिक अपीयर हो जाता है, ठीक है? आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि पंच प्राण इज़ रिलेटेड टू सम गोल्स डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट फॉर डेवलप्ड इंडिया। पीएम राहत, पीएम राहत यानी कि रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं हमारे देश में, उसके लिए एक स्कीम चलाया गया है। इसका नाम है रोड एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट। इसमें 7 दिन के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च किए जाएँगे विक्टिम्स के ऊपर। इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है आपको, एक गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक का टू रिड्यूस द एक्सीडेंटल डेथ ऑन रोड्स बाय 50%। और इस टारगेट का बेसिस ये है कि कुछ स्टडीज़ ये बताती हैं कि गोल्डन आवर में, यानी कि एक्सीडेंट होने के फर्स्ट आवर में अगर विक्टिम को हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाता, 50% एक्सीडेंट डेथ्स जो हैं, उनको रोका जा सकता है, उनको बचाया जा सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि 2030 तक आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि इस गोल्डन आवर में आप विक्टिम को हॉस्पिटल तक पहुँचा पाएँ। और इन विक्टिम्स को जो कंपेंसेशन दिया जाता है, वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से दिया जाता है और ये फंड मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में डिफाइंड है। अभी 2021 से 30 का जो ये डेकेड चल रहा है, इसे यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी भी कहा जाता है। तो ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फैक्ट है, बट रिलेटेड टू रोड एक्सीडेंट। स्टीरियोटाइपिंग डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, आप कोई भी मूवी देखते हैं, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, तो हर कैरेक्टर का अपना एक रोल होता है, उनका एक प्लॉट होता है, उसके बेसिस पे एक्ट करते हैं वो। लेकिन अगर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन का कोई कैरेक्टर होता है किसी फ़िल्म में, तो वो एक पर्टिकुलर तरीके से ही एक्ट करता है। जैसे अगर विज़ुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, तो हर मूवी में आप देखेंगे कि वो एक जैसा ही बिहेवियर उसका रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस चीज़ के ऊपर सवाल उठाया और सीबीएफसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को ये हिदायत दी कि आप इसके ऊपर कोई गाइडलाइंस जारी करें और इसके ऊपर ध्यान दें, ताकि जो उनका स्टीरियोटाइप बनाया जा रहा है कि जो जिसे दिखता नहीं है वो एक ही जैसा, क्योंकि एवरी ब्लाइंड पर्सन इज़ नॉट सेम और उनका बिहेवियर, उनका कोई भी एक्ट करने का तरीका वो अलग होगा। और मूवी में दिखा रहे हैं तो समाज का एक सोच बन जाता है कि हर विज़ुअली इम्पेयर्ड पर्सन एक जैसा ही होता है, एक जैसा ही समझता है। तो ऐसा नहीं है, हर इंसान की समझ और उसका जो अप्रोच है, वो अलग होता है।
इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया जा रहा है, ये डेवलप्ड इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप इंडिविजुअल के राइट्स को आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जेम्स चार्ल्टन एक राइटर और फिलॉसफर हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, और इसी प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो करने के लिए कहा है, क्योंकि आप जब इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो किसी ग्रुप के लिए अगर आप कानून बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वुमेन राइट्स के ऊपर कोई कानून बना रहे हैं और उसमें वुमेन रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए अगर किसी कम्युनिटी के लिए बना रहे हैं, जैसे इन इन दिस केस अगर डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए कुछ बनाया जा रहा है, तो उनका भी पार्टिसिपेशन उसमें होना चाहिए। नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे 2011 का जो सेंसस था, उसमें इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 2.21% पॉपुलेशन डिसेबल्ड पॉपुलेशन है। इसमें 56% मेल हैं और 44% फीमेल हैं। अगर रूरल और अर्बन की बात करें, तो मेजॉरिटी रूरल इंडिया में है। अगर लॉजिकली भी देखेंगे, कभी भी कोई कंपैरिज़न हो किसी स्टेटमेंट में, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इंडिया में जो रूरल पॉपुलेशन है, चाहे वो बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन का बात किया जाए या फिर बाय एरिया, जो टेरिटोरियल बॉर्डर्स की बात की जाए, तो ये रूरल इंडिया का हमेशा ज़्यादा होगा। कोई भी स्टेटमेंट आता है, तो उसमें कंपैरिज़न रूरल और इंडिया के बीच में रूरल में ही ज़्यादा होगा। 2006 में एक पॉलिसी बनाई गई थी, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। इसमें वही बेसिक चीज़ें होंगी, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उनके लिए एक एक्सेसिबल फैसिलिटीज़ होने चाहिए पब्लिक प्लेसेस पे, एक्सेसिबल इंडिया जिसका प्रोग्राम चलता है, जहाँ पे आप व्हीलचेयर और एस्केलेटर्स और बाकी फैसिलिटीज़ देखते हैं डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए। यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, तो इसे भी 2008 में लागू कर दिया गया था, ठीक है? उसके बाद फिर ये एक्ट जो इंडिया में 2016 में लाया गया, वो इसी यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक्ट पास किया गया था, जो 2016 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बनाया गया था। रिजर्वेशन कोटा जो है, ये फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए जॉब में, फ्रेश जॉब्स में इंक्रीज़ किया गया है अभी। तो ये पहले 3% हुआ करता था, अब 4% का रिजर्वेशन उनको मिलेगा। And thank you so much for attending this session. Best of luck for your exam. And thank you so much for attending this session. Best of luck for your exam.